हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज़ निधि। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो घटना चक्र का सीरीज़ चालू है, उसमें हम पहले काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और ये जो मैं यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ वो है इंडियन इकोनॉमी घटना चक्र की। तो उसी में आज हमारा जो है 5th चैप्टर है घटना चक्र का अबाउट इंडस्ट्रीज़, जिसको कि हम कवर कराने वाले हैं, जिसके क्वेश्चंस को हम एक-एक से कवर कराने वाले हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और आज हम पार्ट 1 जो है पूरा करा देंगे। इसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम पार्ट 2 में लेके कंप्लीट करा देंगे। इस तरीके से 2 दिन में हमारा एक चैप्टर पूरा हो जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि आप जब खुद से घटना चक्र लगाते हैं और जो हम यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं उसमें ये है कि हम जो है फैक्ट वाली चीज़ें तो ऑफ कोर्स आपको याद करनी ही पड़ेंगी, बट बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से ऑप्शन सेट हो रहे हैं, किस तरीके से रिपीटेशन हो रहा है, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं और अगर आप हमारा कोई फिज़िकल बैच जॉइन करना चाहते हैं, आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं, वो हमेशा बाइलिंगुअल ही रहते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, हालाँकि हमने इसमें 42 क्वेश्चंस 40 टू 42 क्वेश्चंस मैं इसमें सॉल्व कराने वाली हूँ। अब बीच में अगर आप देखते हैं, जब भी घटना चक्र खोलते हैं, आपको दिखता होगा कि बहुत ज़्यादा रिपीटेशन है। तो एक क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन मैं यहाँ लिखूँ, फिर आपको सेम चीज़ बोलूँ, उसमें ना आपको मज़ा आने वाला है, ना मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि हम वही क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो अ, हमारे लिए कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जो स्कीम्स कभी न कभी आई हुई हैं और आने के चांसेस हैं, हम उन सब के बारे में एक-एक से बात करने वाले हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे कि ये पहला क्वेश्चन अबाउट पीएनजीआरबी यानी कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी के बारे में बात कर रहा है। अब ये जो बॉडी है ना, ये देखो 2006 में बनी है, ठीक है? 2006 में ये बॉडी सेटअप हुई थी। अब जैसे 2006 ये एक फैक्चुअल डेटा है। इसको याद कराने का कोई शॉर्ट ट्रिक या कोई अलग से कुछ नहीं आएगा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो पीएनजीआरबी यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो बॉडी है इसका काम क्या रहता होगा कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करती होगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई चीज़ है तो उसको रेगुलेट करने के लिए भी एक बॉडी बनानी पड़ेगी ना। तो ये बॉडी क्या करती है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से रिलेटेड कामों पे ध्यान देती है। यहाँ तक क्लियर हुआ कॉन्टेक्स्ट इसका। इसको बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2006 में। अब ये कह क्या रहा है कि ये जो है फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी है। ये कह रहा है कि ये फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया की, जो कि गवर्नमेंट ने इस तरीके से सेट की है। देखो फर्स्ट जनरली यूपीपीसीएस में क्या होता है कि ये डेटा ना ऑलमोस्ट सही होता है, बट कभी-कभी मैंने कहा था कि 1% एक्सेप्शन केसेस होते हैं। तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर आप उठा के देखोगे तो हमने 1952 में एक बॉडी सेटअप की थी जिसका नाम था फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, ये सबसे पहले बॉडी थी जो सेटअप की गई थी, रेगुलेटरी बॉडी थी, ठीक है। तो ये पहली तो नहीं है, क्योंकि 2006 में, आप खुद से सोचो, कोई बॉडी अगर 2006 में सेटअप हो रही है और हम 1947 में आज़ाद हुए हैं, तो तब से लेके हमने कोई बॉडी नहीं सेटअप की होगी। ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन 1952 में बनती है। उसके बाद आप देखोगे कि सेबी भी है। सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल जाता है कुछ 1998 और 1999 के आसपास। उसके बाद आप देखोगे एडा भी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी, एडा। इसके अलावा और भी सो ऑन बॉडीज, पर्डा हो गया, इस तरीके से काफ़ी सारी बॉडीज बनी हुई हैं। तो अब देखो कि इससे पहले और भी बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज बन चुकी थी। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी दैट इज डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फर्स्ट स्टेटमेंट आपका आंसर आ जाता है 2 एंड 3 ओनली, बट फिर भी सेकेंड जो है उसको पढ़ते हैं एक बार। वन ऑफ द टास्क ऑफ PNGRB इज टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस। गैस कौन सा? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बारे में बात कर रहा है कि ये क्या है, ये एक तरीके का इसका एक एक काम ये भी है कि जो मार्केट है उसको क्या करना है, कॉम्पिटिटिव बना के रखना है, ठीक है, सही बात है। अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ PNGRB गो बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। यस,
इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी या इससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट कहाँ जाएगा, वो डिस्प्यूट जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में जिसे हम कहते हैं बिजली अपील या न्यायाधिकरण, ठीक है। ये यहाँ पे जाता है और ये 2003 में सेटअप किया गया था, ठीक है। 2003 में सेटअप किया गया था। इसका सेक्शन है 115, उसमें इसके बारे में बताया हुआ है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे चल के फिर से हमारे बारे में सॉरी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सीएसआर। सीएसआर जैसे कि आप जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हो जनरली तो सीएसआर के बारे में आपने पढ़ा ही होता है। अब सीएसआर होता क्या है थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ कि जितनी भी कॉरपोरेट कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखोगे, टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, इस तरीके की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो इनको हम जो है ये हमारे लिए बेसिकली बहुत बड़ी कंपनी है। तो अब इन कंपनीज का क्या है कि सरकार ने यानी कि इंडिया ने कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई कि आपकी ना एज अ जब आप काम कर रहे हो तो आपकी टुवर्ड्स द सोसाइटी यानी समाज के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्होंने लीगल कर दिया गया। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश है जहां पे सीएसआर को लीगली जो है बाइंड किया गया है। दैट मीन्स कंपनी ओके विद रेफरेंस टू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमेशा पहले से मार्क कर लिया करो। कंपनीज एक्ट 2014 इंट्रोड्यूस किया मैंडेटरी सीएसआर। अब देखो पहले स्टेटमेंट में गड़बड़ क्या है, जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा मल्टीपल टाइम्स। जब आप कंपनीज एक्ट पढ़े होंगे ना तो कंपनीज एक्ट 2014 नहीं है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, 2013 है। तो पहला एरर तो यही है, इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, हालांकि सीएसआर जो है वो 2014 में आया और भारत ऐसा करने वाला पहला वर्ल्ड का कंट्री बना, ठीक है। इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया वर्ल्ड का जिसने लीगली बाइंडिंग कर दिया, लीगली मैंडेट कर दिया कि आपको सीएसआर देना पड़ेगा। और ये सीएसआर आपको कैसे देना पड़ता है, कंपनीज को सीएसआर कैसे डिसाइड होता है, उनके पर्टिकुलर 3 इयर्स लाइक लास्ट 3 इयर्स में उनका जो भी प्रॉफिट होता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉफिट, ठीक है, लास्ट 3 इयर्स का जो भी उनका प्रॉफिट होता है उसके बेसिस पे हर साल के लिए उनका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, उनका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है एवरी ईयर, ठीक है। अब उसके प्रॉफिट के बेसिस के हिसाब से इनको 2% मिनिमम आप 2% सीएसआर दोगे। अब ये सीएसआर किस फॉर्म में दिया जाता है, ये सीएसआर फॉर्म में दिया जाता है जैसे कि जब भी आप कोई सरकारी हॉस्पिटल विजिट करते हो, सरकारी हॉस्पिटल विजिट करोगे तो वहां पे मान लीजिए कुछ आरओ का प्लांट हो गया, ठीक है, वाटर प्लांट, वो हो सकता है किसी पर्टिकुलर कंपनी ने मान लीजिए उस पर लिखा हो गिफ्टेड बाय टाटा, ठीक है, टाटा एंड सन्स। इस तरीके से ये कंपनीज क्या करती हैं, जैसे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो है एज अ सीएसआर गिफ्ट कर देती हैं। तो इस तरीके से इनकी समाज के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये तो है ओवरऑल सीएसआर। अब जितना मैंने बताया है उसी बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको कुछ ज़्यादा इसमें पीएचडी करने की ज़रूरत है नहीं। सिंपल भाषा में सीएसआर समझो, सीएसआर समझने के बाद उसका मोटिव समझो, उसका एम समझो कि 2% डिसाइड किया हुआ है, मिनिमम 2%, ओके। अब इसके अलावा 2014 में आया और कंपनीज एक्ट 2013 में ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 याद रखेगा। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, ओके, तो ठीक है, ये तो खैर खत्म ही हो गए। अब सेकंड पढ़ते हैं, कंपनीज कवर्ड अंडर दिस विल हैव टू स्पेंड एट लीस्ट 1%। अरे यार अभी मैंने क्या बताया आपको 2%, तो 1% वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो नीदर 1 एंड नीदर 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ये 2% है, 1% नहीं है। उनको अपने एनुअल नेट प्रॉफिट का जो है 2% देना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अभी मैंने जस्ट पीछे आपको पढ़ाया है कि क्या है कि इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जिसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट को एज अ लीगल बनाया, पहली बार जो है 2014 में लागू किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी कवर हो गया। फिर से सीएसआर से रिलेटेड मैंने एक और क्वेश्चन लिया था यहाँ पे कि सीएसआर रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर्स दैट बेनिफिट, ओके, पहले तो सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, ओके, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है।
CSR rules specify that expenditures that benefit the company directly or its employees will not considered as CSR activity. Okay, कहना क्या चाह रहा है वो समझते हैं पहले. मैंने जितना आपको समझाया जितना मैंने आपको बताया उसके हिसाब से क्या था कि जो CSR होता है वो कंपनीज को अपने नेट प्रॉफिट पे देना पड़ता है. यही मैंने आपको बताया कि कंपनीज को अपने नेट प्रॉफिट पे उसे देना पड़ता है. बट ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो कंपनीज CSR दे रही है ना, जो कर्मचारियों को सीधे लाभ पहुंचाने वाले खर्चे हैं उसको भी CSR के रूप में नहीं माना जाएगा. एक सेकेंड, यहाँ पे नोट है. ओके. CSR rules specify that expenditures that benefit the company directly or its employee will not be considered as CSR activity. Correct. क्योंकि CSR एक्टिविटी में कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली जाएगी. देखो, अगर वो कंपनी के, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी को कोई प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट उसने अपने एम्प्लॉयज़ को बांट दिया, मान लीजिए उनको कार गिफ्ट कर दिया. अब एक कार गिफ्ट करना कंपनी की टुवर्ड्स उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उसमें CSR का कोई लेना देना नहीं है. CSR अलग है और कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ को एज अ गिफ्ट या जो भी चीज़ है, जो भी फैसिलिटी वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि वो क्या नहीं होगा, CSR एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होगा. CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग. यार अभी बताया 2% का मिनिमम स्पेंडिंग है, तो कैसे कह सकते हैं कि मिनिमम स्पेंडिंग नहीं है? 2% है ना भाई. तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो ए आपका आंसर हो जाएगा. ये याद रखेगा कि अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कुछ देती है तो वो CSR नहीं होता. गॉट इट. आगे चलते हैं. नेक्स्ट कह रहा है भारत. ओके, ये जो है रिलेटेड टू द, ये 2025 के प्री में पूछा गया था और ये क्वेश्चन मैं गलत करके आई थी, मुझे अच्छे से याद है इसीलिए इसका आंसर कि ये जो भारत है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग मार्केट है. जनरली हम चाइना के साथ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है. बट 2024 के डेटा के हिसाब से 2024 के डेटा के हिसाब से भारत जो है नंबर 1 बन चुका है. इसके अलावा भारत में 950 मिलियन से अधिक इंटरनेट यूजर्स हैं. तो ये बेसिकली ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि ए गलत है लेकिन आर सही है. याद रखेंगे कि भारत जो है गेमिंग जोन में यानी मोबाइल गेम में सबसे बड़ा नेशन बन चुका है. आगे, ठीक है. आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट. नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में कौन सा कथन सही है? ये नीति आयोग का एक अंग है. वर्तमान में इसका कॉर्पस 4 लाख करोड़ रुपए का है. देखो, डेटा बहुत कॉशियसली चेक किया करो. डेटा जब भी आए ना, बहुत एकदम आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, दिमाग एकदम खुल जाना चाहिए कि डेटा आया है कि गलत हो सकता है, सही हो सकता है. अब 4,000 दे रखा है, सॉरी 4 लाख करोड़ दे रखा है. हो सकता है 40 लाख हो सकता है 40,000 हो सकता है 4,000 हो. कुछ ऐसा डेटा भी तो पॉसिबल है. हालांकि ये 40,000 है, ठीक है. ये कितना है? 40,000 करोड़. इतना डेटा इसमें है, सॉरी इतना इसमें कॉर्पस है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. ये नीति आयोग का अंग है. नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी NIIP, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया था. बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेटअप किया था. क्यों किया था? कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, उनके लिए एक ऐसी बॉडी बनाई जाए कि जो प्रॉपर तरीके से सजेस्ट कर सके, सजेशंस दे सके, सॉल्यूशंस दे सके, ठीक है. तो इन सब चीजों के लिए इन्होंने ये बॉडी बनाई थी और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, ना कि नीति आयोग. और हाँ, सबसे बड़ी चीज ये 2015 में सेटअप की गई थी, 2015 में सेटअप की गई थी. नीति आयोग का पार्ट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इनिशिएटिव है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, याद रखेंगे. सो ओनली सॉरी ये भी गलत है, ये भी गलत है. नीदर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है. यहाँ तक समझ आया? इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जाता है. आपको जैसे ही डेटा आए, मैं कहती हूँ ना डेटा जनरली सही होता है UPPCS में, बट अगर आ रहा है तो एक बार फिर भी कॉशियसली चेक कर लें कि हो सकता है थोड़ा सा 1 0 कम ज़्यादा तो नहीं हो गया. इस तरीके से आगे चलते हैं. मेक इन इंडिया के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि मेक इन इंडिया जो है
सबसे पहले 2014 में जब लॉन्च किया गया था, तो इसका मेन मोटिव यही था कि भारत को इतना सेल्फ रिलायंट खुद में बना देना है कि हम किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहें। यही इसका मोटो था। अब इस मोटो के साथ इन्होंने क्या किया कि जो है 2014 में इसको लेके आते हैं और हाँ, ठीक है, 2014 में इसको लाया गया, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, जो मैं बोल रही थी वही करेक्ट हो गया। इसका जो एम था ना, वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत में इन्वेस्टमेंट किया जाए। अभी अगर आप देखोगे कि बाकी के जैसे अभी रिसेंट में जो डील्स हो रहे हैं, रिसेंट में जो पैक्ट हो रहे हैं या जितने भी चीज़ें चल रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे या भारत के साथ, आप देखोगे कि भारत को ना चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने कुछ वीडियोस में इसको डिस्कवर किया हुआ है, बताया हुआ है कि ये होता क्या है। तो चाइना प्लस वन इस तरीके से एक नेशन क्रिएट किया जा रहा है। मतलब कि जैसे चाइना में क्या होता है कि आप देखोगे लेबर अवेलेबल मिल जाती है, बट अब इंडिया का पॉपुलेशन चाइना को सरपास करने वाला है। तो कहीं ना कहीं भारत में उतना ह्यूमन फोर्स अवेलेबल है, बस उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से करना है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, हमारे पास और भी बेटर रिसोर्सेज हैं, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर इंडिया के पास टेक्नोलॉजी आ जाए तो इंडिया शायद नंबर वन जीडीपी भी बन सकता है, नंबर वन कंट्री भी बन सकता है जीडीपी के मामले में। तो इसीलिए भारत ने क्या किया, आई मीन के हमारे जो पीएम मोदी जी हैं, 2014 में उन्होंने अनाउंस किया मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। और इसमें इनका मोटिव यही था कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ये इनका मोटिव था। तो अगर आप मैं जो बता रही हूँ उसके हिसाब से देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट आपको सही लगेंगे और दोनों स्टेटमेंट ही सही है। ठीक है, इसका एम भी यही था कि मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा इनिशिएट करना है, बूस्टअप करना है। और इसके अलावा जो इसके इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज़ जो है वो और अच्छी करनी है इंडिया में, यही इसका मेन मोटिव था। ठीक है, आगे चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की हालिया नीतिगत पहल क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन यानी राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना, सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा, टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड यानी प्रौद्योगिकी जो है उसको क्या करना, अधिग्रहण करना। इंग्लिश में पढ़ते हैं कि रीसेंट इनिशिएटिव क्या है, रीसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव क्या है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सके। तो जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले सेटिंग अप नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स एनटीएम सेटअप किए गए 2015 के नियर अबाउट। ठीक है, 2015 में ये स्कीम लाए गए थे। बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा नेशनल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन्स सेटअप किए गए थे। प्रोवाइड किया गया बेनिफिट ऑफ द सिंगल विंडो क्लियरेंस। सिंगल विंडो क्लियरेंस होने से क्या होता है कि देखो, एक तो ट्रांसपेरेंसी आती है और आपको अलग अलग मिनिस्ट्रीज पे जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहीं आपका डेटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, वहीं पे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, वहीं से आपको लाइसेंस मिल रहा है। तो आपको अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम सेविंग होता है, कॉस्ट सेविंग होता है, रेड टैपिज्म से बच जाते हो आप, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। इस तरीके से सारे फैक्टर्स हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टैब्लिशिंग द टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड। अब जैसे ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करते हैं। इंडिया और रशिया का इनिशिएटिव है, उन्हीं के उस पे नाम पे रखा गया है। तो धीरे धीरे भारत क्या कर रहा है कि टेक्नोलॉजी एक्वाजिशन का मतलब समझिए होता क्या है। टेक्नोलॉजी को, जो उनकी टेक्नोलॉजी, मान लीजिए ब्रह्मोस में जो भी टेक्नोलॉजी काम करती है, हम कोशिश करें कि वो टेक्नोलॉजी सीखें और फिर उस टेक्नोलॉजी को ले लें और फिर अपने हिसाब से चीज़ें वहाँ पे सेटअप कर लें। तो इससे क्या होगा, इम्पोर्ट का जो खर्चा होता है, इम्पोर्ट का जो खर्चा होता है वो बच जाएगा। और वो बचने की वजह से क्या होगा कि भारत कहीं ना कहीं खुद को सेल्फ रिलायंट करने का जो मोटिव लेके चल रहा है उसे पूरा कर पाएगा। तो इस तरीके से स्टैब्लिशिंग द टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड, तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआरए। पीसीआरए देखो, अब इसमें ना अब मैं दो चार इधर उधर चीज़ें करूं कोई मतलब नहीं बनता। सीधे सीधे जो इसकी डेफिनेशन है वो है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द उदय कोटक कमेटी के बारे में कह रहा है और वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछ रहा है हमसे। ठीक है, द कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेबी। इट
it deals with the corporate governance. It recommended that at least half of the member of the company's board should be independent director. It recommended that the position of the chairman and the MD should remain combined. Okay. अब देखो ये काफ़ी पुरानी एक कमेटी है। ये पुरानी कमेटी है, अब क्वेश्चंस में दे रखी थी तो सोचा डिस्कस कर लेते हैं। तो सेबी ने क्या क्या होता है कि सेबी ना एक कमेटी सेटअप करती है, उसका नाम, और ये किसकी अध्यक्षता में करती है? उदय कोटक। उदय कोटक जी जो आप देखोगे कोटक बैंक है, उसके डायरेक्टर जो है। तो उनकी अध्यक्षता में, यानी उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी सेटअप की जाती है। ये कमेटी लाई गई थी ताकि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको बेटर किया जा सके, उसको अच्छा किया जा सके, उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। उसके बाद देखो स्टेटमेंट दोनों सही है ये, बट उसने इनकरेक्ट पूछा है तो हमें गलत बताना है। इट रिकमेंडेड दैट एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनीज बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और इसके अलावा देखो हाफ तो होंगे होंगे, मिनिमम इन्होंने बोला था कि मिनिमम जो मेंबर होने चाहिए ना वो 6 होने चाहिए, और इनमें से एक फीमेल होनी चाहिए, इस कमेटी में एक फीमेल होनी चाहिए। अब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट ये वाला जो स्टेटमेंट कह रहा है ना, इसने रिकमेंड किया कि जो पोजीशन होती है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की शुड रिमेन कंबाइंड। ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कोई इसमें नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपका वो गलत है। ऐसी कोई रिकमेंडेशन इसमें दे नहीं रखी थी। अब सीधे सीधे फैक्चुअल चीज़ है जो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, हालांकि इसके पूछने के चांसेस थोड़े कम ही हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवे को लेके पूछा हुआ है। अभी ये क्वेश्चन जब पूछा था बिफोर 2023 कुछ पूछा था, क्योंकि इनका जो टारगेट था वो 2023 का ही था, तो 2023 से पहले क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो रेलवे है उसका टारगेट था 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का बाय 2030। देखो ये इनका टारगेट था, तो टारगेट वाली बात सही है, और जीरो कार्बन एमिशन नेटवर्क बाय 2030 ये भी बात सही है। बट अब इसमें से ये अचीव कितना कर पाए, बिकॉज वी आर इन 2026। तो अगर हम बात करें 2023 तक इन्होंने 98% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर लिया था। ठीक है, 98% तक हमने अपने जो रेलवेज हैं उसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया था उसका। और रिसेंटली आई थिंक अब धीरे धीरे ये 100 तक पहुंचने का इनका टारगेट जो है वो 2026 के एंड तक पूरा हो जाएगा। एंड ऑफ 2026 ये पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा ये वर्ल्ड का, ये जो जीरो कार्बन एमिशन है ना, ये वर्ल्ड का है। वर्ल्ड में पहला ऐसा बनने वाला था, फर्स्ट रेलवे, जो कि जीरो कार्बन एमिशन को कवर करेगा 2030 तक। तो आप ये याद रखिए, क्योंकि ये हो चुका है बट अभी 2030 वाला टारगेट इनका बाकी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वेयर इज इंडियाज फर्स्ट रबर टायर्ड मेट्रो बीइंग बिल्ट, कहाँ पे बनी थी? ये सीधे सीधे फैक्चुअल चीज़ है, इसमें कुछ और है नहीं। नासिक में सबसे पहले बनाया गया था रबर टायर मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पे क्या है कि ये नासिक में है, इसीलिए मैंने ये फर्स्ट था इसीलिए इसको ऐड कर लिया था। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद भारतमाला प्रोजेक्ट। अब देखोगे भारतमाला हो गया, सागरमाला हो गया, इस तरीके के अगर आप प्रोजेक्ट्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अलग अलग थीम पे बने हुए हैं। भारतमाला, माला मतलब कुछ ऐसा कि अगर आपको फिर भी नहीं पता, हिंट मैं देती हूँ कि माला मतलब क्या होता है, चीज़ों को जोड़ के बनाई जाती है, तो वैसे ही कुछ जोड़ के बनाया जा रहा होगा। टेलीकम्युनिकेशन को अगर बनाएंगे तो कुछ और नाम लेंगे ना, भारतमाला का क्या मतलब है? तो रेलवे से भी नहीं है, ये है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से, यानी कि इसमें रोड्स एंड हाईवेज, ये जो दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, पोर्ट सेक्टर के लिए हमने सागरमाला बनाया हुआ है, सागरमाला इनिशिएटिव जो हमारा है वो इसी से रिलेटेड है। रेलवे को लेके अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, और टेलीकम्युनिकेशन को भी लेके ऐसा कुछ है नहीं। आगे चलते हैं, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीपक पारेख कमेटी, एक और कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये जो कमेटी है ना, इसके बारे में पूछा है कि दीपक पारेख कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, किस पर्पस के लिए हमने दीपक पारेख कमेटी को बनाया था, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, टू स्टडी द करेंट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सर्टेन माइनॉरिटी कम्युनिटीज। अगर जब आप पॉलिटी पढ़ते हो, हालांकि मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स करा रही हूँ, बट जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो आपने शायद ही कभी ऐसी कोई
कमेटी पढ़ी होगी रिलेटेड टू माइनॉरिटीज, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो फिर मैं गलत ही कर दूं, टू सजेस्ट मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, हो सकता है। टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इकोनॉमी पढ़ रहे हो आप, इन्वायरमेंट का क्या काम है यहाँ पे, या साइंस एंड टेक का क्या काम है यहाँ पे। थोड़ा सा कभी कभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो और आपको नहीं पता, तो आप देखो किस सेक्शन में वो क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है। ये जनरली यूपीएससी में काम आता है कि वो सेक्शन जो चल रहा था, हिस्ट्री के क्वेश्चंस चल रहे थे, या फिर साइंस एंड टेक के चल रहे थे, या फिर इकोनॉमी के चल रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आई एम 110% श्योर कि इकोनॉमी वाले क्वेश्चन के सेक्शन में ही डाला गया होगा। अब यहाँ से क्या है कि जैसे पॉलिटी हो गया, ये वाला तो चलो ठीक है, इजी है, आपको पता है कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लिए आपने कभी ऐसी कोई कमेटी नहीं पढ़ी, तो आप इसको आराम से निकाल दोगे। अब बचे ये तीन ऑप्शन में पहला कह रहा था जेनेटिकली मॉडिफाइड और फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड लास्ट कह रहा है फिस्कल डेफिसिट। आप फिस्कल डेफिसिट बार 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 पॉलिटी में भी पढ़ के आए हो, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो, तो अगर ये इससे रिलेटेड होता तो कहीं तो पढ़ा होता, यूनियन बजट में कभी तो पढ़ा ही होता। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा-सा सोचोगे, तो आप सबसे पहले इसको भी हटा दोगे, क्योंकि यार इकोनॉमिक्स का पढ़ रहा हूँ और ये यहाँ से कैसे आ गया, तो इस तरीके से थोड़ा थॉट प्रोसेस लाओगे तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा। हालाँकि आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा फिस्कल डेफिसिट में, इसको भी हटा दो। तो ओवरऑल मोटा-माटी ये जो है दीपक पारेख कमेटी फाइनेंसिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से फाइनेंस करना चाहिए, उससे रिलेटेड सजेशंस क्या होने चाहिए, उसके लिए कमेटी बनी थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट पीएलआई, ठीक है, पीएलआई के बारे में बात कर रहा है। पीएलआई का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो दिए जाते हैं उससे रिलेटेड एक स्कीम लाई गई थी। उसी स्कीम से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। आई थिंक ये जब आई थी उसके 1 या 2 साल बाद ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें दिया क्या है कि ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इससे रिलेटेड है। ये जो स्कीम है ऑफर करती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल फोन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। आई थिंक यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। द स्कीम हैज टू कैटेगरीज ऑफ द एप्लीकेंट्स, एक तो ग्लोबल लेवल पे आती हैं कंपनीज, एक डोमेस्टिक कंपनीज आती हैं। ओके, the scheme provides an average incentive of approximately 8% to the eligible companies on net incremental sale over the base year of the goods manufactured in India and covered under the target segment of period of 6 years। देखो इस तरीके का क्वेश्चन टाइम लेगा पढ़ने में, बट अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, आई एम 110% श्योर ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं जाते अगर आपने ढंग से पढ़ा है क्वेश्चन को। क्योंकि जब 4-4 5-5 इस तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं ना, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे इसमें। मैं बताती हूँ अभी कैसे मिलेंगे। इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जब आपको मिलते हैं ना, आप वहीं से इसको एलिमिनेट करना चालू कर दोगे, ठीक है। अब इसको तीसरा स्टेटमेंट हो गया। चौथा और देखते हैं कि जो टारगेट सेगमेंट है अंडर द पीएलआई स्कीम, इसमें लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसीज, सर्वर्स, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्चर डिवाइसेस। अच्छा, फैक्टर डिवाइसेस। अब इसमें से इनकरेक्ट पूछा है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी की एक खासियत ये होती है कि जब वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में इंफॉर्मेशन देना किसी चीज़ के बारे में, समझ जाओ कि वहाँ खतरा है, यानी कि रेड फ्लैग है वो क्वेश्चन हमारे लिए, उसको हमें ढंग से पढ़ना है। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें बताती हूँ। पहला कॉन्ट्राडिक्शन, पहला एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसी, फलना, ये सब सारी चीज़ दे दी इन्होंने, ठीक है। एक ये एक्सेस वाला, एक 8% ये वाला थोड़ा सा अलार्मिंग लग रहा है, और 6 ईयर्स, दो फैक्ट डाल दिए और यहाँ पे 2 कैटेगरी बता दी। इतना साफ साफ बताया है कि 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब जब मैं दूसरे स्टेटमेंट को पहले के साथ पढ़ूंगी ना, तो मुझे कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट कह रहा है अबाउट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि हमें डोमेस्टिक मार्केट को क्या करना है, बूस्टअप करना है, हमें उसमें बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट करना है, और जो है इन्वेस्टमेंट लेके आना है, ऐसी बातें कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ये 2 कैटेगरीज में आता है, एक है ग्लोबल कंपनीज और दूसरा है डोमेस्टिक कंपनीज। या तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए या सेकंड होना चाहिए, और ये हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, यानी जहाँ पे पहला और दूसरा एक साथ नहीं आना चाहिए। देखो, या तो 1 और 4 सही होने चाहिए, या इनकरेक्ट, 1 और 4 गलत है, या फिर 1 और 3 गलत है।
2 और 4 गलत हैं, 2 और 3 गलत हैं। समझ रहे हो? अब जब इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो इतना डिफाइन करके दे रहा है और पीएलआई की बात कर रहे हैं, तो मुझे ग्लोबल कंपनीज से क्या लेना देना है? जस्ट थिंक अबाउट कि मैं बात कर रही हूँ एक तरफ पीएलआई के बारे में। पीएलआई जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है इसका मतलब गवर्नमेंट की बात हो रही है, यानी इंडियन कंपनीज की बात होनी चाहिए, डोमेस्टिक कंपनीज की बात होनी चाहिए। ये ग्लोबल कंपनीज क्या करेंगी यहाँ पे आके? कट कर दो सीधे सीधे, ठीक है। फर्स्ट सही हो जाएगा फिर तो ऑप्शंस तो आपको इन्हीं में से देखना है, या तो 2-4 या 2-3। अब देखो 8% भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, 6 साल दे रखा है, 2-2 फैक्ट दे रखे हैं। अब चौथा वाला पढ़ते हैं कि इसमें भी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन दे दी, सीधे सीधे लिख सकता था ना कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हो गए, बट इसने क्या किया, डिफाइन कर दिया। और अगर आप पूरी पहले लाइन पढ़ोगे, मोबाइल फोन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ आपको लैपटॉप्स दिख गए, टैबलेट्स हो गए, ऑल इन वन पीसी हो गया, यहाँ कहीं भी मोबाइल फोन के बारे में बात ही नहीं की है। मतलब मैं स्कीम लाई मोबाइल फोन के लिए और मैं उसी के बारे में बात नहीं कर रही। पॉसिबल है? तो समझो यहाँ से ये स्टेटमेंट भी गलत है। 2 एंड 4 जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। देखो इस तरीके से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो मेरे को नहीं लगता कि एग्जैक्टली आप 8%, 6 ईयर्स और ये सब याद रख पाओगे। इस तरीके के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होते हैं। बाकी अगर कोई और अपने तरीके से कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके तरीके अपने अलग अलग हो सकते हैं। आगे चलते हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स ये कहता है पहला कि इसका जो मोटिव है वो है टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू 12 to 14% इन द मीडियम टर्म। ठीक है। 100 मिलियन जॉब्स, एडिशनल जॉब्स क्रिएट करनी है बाय 2025। ओके, करेक्ट पूछ रहा है ना शायद। हाँ, करेक्ट, ठीक है, सही स्टेटमेंट बताना है। टू इनहांस द ग्लोबल to enhance the global competitiveness of the Indian manufacturing sector by adopting appropriate policies to increase export from manufacturing sector at annual rate of 25% during the 12th 5-year plan। ठीक है, उसके बारे में बात कर। अब जब आप इसको पूरा पढ़ोगे ना, पूरा जब ये स्कीम आप पढ़ोगे, इस स्कीम में आपको एक स्टेटमेंट ऐसा है जो कि उस स्कीम में कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है, जब आप पूरी स्कीम पढ़ते हो तो वहां पे दे रखा है कि जो ये जो हमारी स्कीम लाए हम, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो लाए, पॉलिसी जो लाए, इसका मेन मोटिव ये था कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसकी प्रोडक्शन को, उसका जो प्रोडक्शन होगा उसको इतना बढ़ा देना है, इतना इंक्रीज कर देना है कि हमारा जो जीडीपी है उसमें 25% कहाँ से आए, इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आए। ये दिया हुआ है। 12 5-year प्लान या कोई भी 5-year प्लान का कोई जिक्र है ही नहीं, कोई मेंशन दे ही नहीं रखा। इन्होंने 25% तो दे दिया यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि 25% जीडीपी का पार्ट उनको लेके जाना है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का भाग जो होना चाहिए, जो परसेंटेज जो होना चाहिए जीडीपी में, वो 1/4 होना चाहिए। यानी जीडीपी ग्रोथ कहाँ से, 1/4 आनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, ये कहा था उन्होंने। तो इन्होंने इसको किससे रिलेट कर दिया, 5-year प्लान से रिलेट करके बता दिया। तो इसको हम जो है हटा सकते हैं। ये सिर्फ ये हटा देता ना तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसी वजह से आपका आंसर 1 2 3। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ने जाओगे तो इनका ऐसा कहना था कि हमें 12 से 14% का हर साल जो है इसमें इम्प्रूवमेंट करना है और 100 मिलियन जॉब्स हमको जो है जनरेट करने हैं। ऑब्वियस सी बात है, जितना भी आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को डेवलप करोगे उतनी ही आपकी जॉब्स डेवलप होंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये बड़े-बड़े क्वेश्चंस मैंने इसीलिए लिए थे ताकि आपको ना डर जो है इनका वो खत्म हो जाए। मेक इन इंडिया के बारे में फिर से आ गया है कि आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना शायद। मेक इन इंडिया, हाँ ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्टेटमेंट हम पहले बता चुके हैं कि मेक इन इंडिया जो है 2014 में आया था। इसका मेन मोटिव ये था कि जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना, यानी कि हमें गवर्नमेंट मेड यानी इंडिया मेड प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना। ठीक है, अब स्पेसिफिक नीड्स जो है स्टार्टअप्स की वो कैसे पूरी होती हैं। जब भी आप स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, क्राउड फंडिंग,
जो स्पेसिफिक नीड्स है स्टार्टअप्स की वो हमारी मेट की जा सकती है, मतलब उनको पूरा किया जा सकता है। एंजल इन्वेस्टमेंट, क्राउड फंडिंग भी होती है इसमें। एक शब्द और है बूट स्ट्रैपिंग, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या न्यूज़पेपर में ही पढ़ लिया हो तो। बूट स्ट्रैपिंग इसका मतलब पता है क्या होता है? ओन फाइनेंस, आप खुद से फाइनेंस कर रहे हो। तो देखो जब भी आप स्टार्टअप कर रहे हो या कोई भी स्टार्टअप कर रहा है तो ये सारे शब्द ना वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें ही उनके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। एंजल जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये कोई पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल होता है या फिर ग्रुप ऑफ कोई कंपनी हो सकती है जो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे ही फंड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। वेंचर कैपिटल ग्रुप ऑफ कंपनीज होता है जो कि इनको जो है फंड प्रोवाइड करवाते हैं। इक्विटी लेना होता है नहीं लेना होता है ये कंपलसरी नहीं होता। उसके अलावा नेक्स्ट है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग जैसे कि फंड रेजर्स जो होते हैं ऑनलाइन फंड रेज करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना के फंड रेज करते हैं। जैसे कभी आप एनजीओ के लिए काम करो और एनजीओ में एक सबसे इजी रोल होता है कि आप फंड रेजर बन जाओ, तो आपको उस पर्टिकुलर एनजीओ के लिए, ठीक है, उस एनजीओ की ग्रोथ के लिए आपको फंड रेज करना पड़ता है, तो उसी को हम क्राउड फंडिंग कहते हैं। तो इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है, मैं इसके बारे में बताऊं कि ये जो स्कीम है सबसे ये जो स्कीम लाई गई थी स्पेशली वीमेन एम्पावरमेंट के लिए लाई गई थी, ठीक है, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए लाई गई थी। इसमें इन्होंने साफ साफ बोला कि जो एससी एसटी और वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बढ़ावा देना है, उनको बढ़ावा देना है, इसके लिए ये स्कीम लाई जाती है, ठीक है। और ये जो सिडबी के माध्यम से इसमें ये जो प्रोवाइड्स फॉर रीफाइनेंसिंग थ्रू सिडबी, सिडबी के थ्रू यहाँ पे रीफाइनेंस किया जाता है और इसमें कुछ अप्रोक्स 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। अप्रोक्स 10 लाख 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं तो इसके दोनों स्टेटमेंट ही सही है क्योंकि ये बहुत इजी से है, इसमें सीधे सीधे पूछा और सीधे सीधे उसका एम दे रखा है। फिर से स्टैंड अप इंडिया को लेके ही पूछा है कि ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप अमंग एससी एसटी एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स। सही है, पहली लाइन में आंसर मिल गया। आगे बढ़ जाते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम का अभी जो मेन मोटिव है साफ साफ अभी पढ़ के आए, तो इसीलिए इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक करेक्शन कर देते हैं। ये जो लोन है ना, ये 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का दिया जाता है, ठीक है, और एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है। और इसको देता कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये इसको देता है और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। याद रखिएगा कि 10 लाख से 1 करोड़ तक का इसके बीच में दिया जाता है। ओके, ये इसमें एक करेक्शन था। अब नेक्स्ट आ जाता है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना जो है हाँ ये बता ही दिया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा योजना जो है किस कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के अंदर आती है? किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं, रूरल डेवलपमेंट नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आती है, ठीक है, याद रखेगा। फिर से एक और क्वेश्चन, आई थिंक 2-3 क्वेश्चन मुद्रा योजना से रिलेटेड ही हैं। तो मुद्रा योजना का मतलब क्या है, पहले तो वो जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मतलब करता क्या है ये, ठीक है। तो टू ब्रिंग स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, टू प्रोवाइड लोन्स टू पुअर फार्मर्स फॉर कल्टीवेशन ऑफ स्पेसिफिक crops, to provide pensions to elderly and destitute, to fund voluntary organization engaged in skill development and employment generation, ठीक है। सबसे पहले मुद्रा योजना का मतलब जानते हैं। मुद्रा माइक्रो यूनिट्स, क्या था ये, सॉरी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट मुद्रा एंड रीफाइनेंस एजेंसी,
ओके, फर्स्ट थिंग, मुद्रा योजना। मुद्रा योजना का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये बेसिकली करता क्या है कि ये स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, उनको फाइनेंशियल सिस्टम में लेके आना है। यानी कि जो छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ना है, ठीक है, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना है, उनको मेन फाइनेंशियल सिस्टम में ऐड ऑन करना है, ठीक है। उसके लिए ये सरकार जो है यहाँ पे ये स्कीम लेके आई थी, और ये स्कीम आई थी 2015 में, और इसको अनाउंस किया था बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और इसके अलावा जो है ये ठीक है, फिर इसमें अभी रिसेंटली 2024-25 में जो बजट आया था उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, क्योंकि इसमें लिमिट है, इसमें 10 लाख तक का लोन मिलता है पहले, ठीक है। इसमें मैं एक काम करती हूँ, एक पेज ऐड करती हूँ। ओके, मुद्रा योजना, ठीक है। अब दोबारा से पढ़ते हैं, मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी 2015 में आई थी, याद रखिएगा। पीएम मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। इसमें कैटेगरी बनाए गए, ठीक है, इसमें कैटेगरीज बनाए गए, जिसमें सबसे पहले शिशु, फिर किशोर, फिर तरुण। पहले 3 कैटेगरीज थे शिशु। अब शिशु कैटेगरी में आप 50,000 तक का आपको लोन मिलता है, ठीक है, 50,000 तक का लोन मिलता है। फिर है इसके अलावा किशोर, शिशु के बाद किशोर। किशोर में 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन मिलता है, ठीक है, 5,000 से लेके 5 लाख तक का लोन मिलता है। फिर होते हैं तरुण। तरुण कैटेगरी में आपको 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन मिलता है। ये था हमारा 2015 वाला पूरा सिनेरियो। अब रिसेंटली जैसे मैंने बोला 2024-25 में इसमें सेम रखा, बस इसकी लिमिट को जो है 20 लाख कर दिया। अब इसको तरुण प्लस कहते हैं, तरुण प्लस। अब तरुण प्लस में 10 लाख से लेके आपको 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा, ठीक है, यहां तक याद रखेंगे। तो ये है ओवरऑल स्कीम के बारे में, कि ये जो स्कीम आई 2024-25 के बजट में, इसमें किस तरीके से चीजें चेंज की गई। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा कि हाँ, तो ये तो हो ही गया, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना था, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में इनको लेके आना था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अब जैसे इसमें फिर से क्वेश्चन पूछा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो किशोर हैं, किशोर कैटेगरी को कितना पैसा दिया जाना है। किशोर कैटेगरी मैंने क्या बताया, 50,000 से लेके 5 लाख तक का। तो ये देखो 50,000 से लेके 5 लाख तक का, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। ये हो गया, आगे चलते हैं। हाँ, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ उद्यम क्रांति योजना। उद्यम क्रांति योजना ना, देखो हर एक स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसका मोटा माटी चीजें समझ लो कि उद्यम क्रांति योजना, उद्यम मतलब लेबर से रिलेटेड, यानी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। तो इसका मेन मोटिव क्या होगा, प्रोवाइडिंग कोलेटरल फ्री लोन्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीजों के लिए क्या किया जाएगा, कोलेटरल का मतलब आपको कुछ रखना नहीं है, आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी, अपना कोई एसेट एज अ गिरवी नहीं रखना, ठीक है, ये इसका मोटिव था। अब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, कि ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, सेटअप किया गया था जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो चेयरपर्सन है QCI के, इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन मेड बाय द इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट एज सच है नहीं। आगे चलते हैं।
Incidents of mergers and acquisitions have been taking place in the Indian industrial sector over the last few years. मर्जर, और इसका मतलब क्या होता है कि कंपनीज को एक किया जा रहा है, ठीक है, उनको मर्ज किया जा रहा है। इस तरीके की सिचुएशंस लास्ट कुछ सालों में बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन हैज़ बीन ग्रांटेड अंडर द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट इन इंडिया। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे आपको पता होगा बिफोर 1990, 1990 से पहले, 1990 से पहले यानी कि बिफोर एलपीजी रिफॉर्म्स, अलग अलग चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। आपने लाइसेंस राज के बारे में पढ़ा होगा। इस तरीके के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ करते थे इकोनॉमिकली। अब उसके बाद और स्टेट की जो ओनरशिप थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, स्टेट की ओनरशिप बहुत ज़्यादा थी। अब उस चीज़ ये सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा था कि अलग अलग बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनका सेटअप था। फिर उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में आपको पता होगा कि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए। अब ये एलपीजी रिफॉर्म्स आए, इसके बाद हमने क्या किया, कुछ एरियाज को मर्ज करना शुरू किया। मर्ज करने के बाद और हमने स्टेट की अथॉरिटी को कम किया, स्टेट की अथॉरिटी को कम किया। इसकी वजह से हमने एक एक्ट बनाया जिसे हमने बोला मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, और इसके अंडर हमने ये मर्जर और ये सारी चीज़ें की। तो इसीलिए दोनों ही चीज़ें सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइड फॉर। देखो ये 1929 का ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट अंग्रेजों के ज़माने का है। तो वहाँ पे क्या होता था कि जैसे ही अंग्रेज कुछ इलीगल चीज़ें करते थे तो वहाँ के जो लेबर हुआ करती थी उस समय, जो ट्रेड इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग हुआ करते थे, वो प्रोटेस्ट चालू कर देते थे, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज़। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली जो प्रोटेस्ट चालू करते थे उसकी वजह से अंग्रेजों ने एक ट्रेड डिस्प्यूट वाला एक्ट निकाला 1929 वाला। तो इसमें अब इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्बिट्री पावर ऑफ द मैनेजमेंट टू सप्रेस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंटरवेंशन बाय ब्रिटिश कोर्ट्स इन इवेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड बैन ऑन स्ट्राइक्स। ठीक है, इनका काम क्या रहता था कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं और जो स्ट्राइक्स कंटिन्यूस हो रहे हैं, जो मैंने बताया प्रोटेस्ट चालू कर देते थे, उसको रोकने के लिए ये लेके आए थे ट्रेड डिस्प्यूट। समझ में आया। अब नेक्स्ट फिर से एक अंग्रेजों के ज़माने का लॉ है, द फैक्ट्री एक्ट 1881 पास किया गया था टू फिक्स द वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड अलाउ वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस। देखो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये वाला अगर आप पर्टिकुलर एक्ट पढ़ोगे ना, फैक्ट्रीज एक्ट 1881 वाला, तो ये जो है हाँ, ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड था, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड था। इसमें इन्होंने बोला कि जो 7 साल से छोटा बच्चा है ना, 7 साल से छोटा बच्चा, ठीक है, उसको हम लेबर के काम के लिए नहीं रखेंगे। यानी किसी भी तरीके से कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्रीज एक छोटे बच्चे को जिसकी एज 7 साल या उससे कम है उसको काम पे नहीं रखेगी। तो उसके लिए ये आया था। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है एनएम लोखंडे वॉज अ पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट। एनएम लोखंडे के बारे में जब भी आप पढ़ते हो, इवन आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो कि जो ट्रेड प्रोटेस्ट हो गए, ट्रेड इंडस्ट्रीज सेटअप करने वाली बात हो गई, ट्रेड से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, उसमें ये सबसे ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है, सबसे ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है एनएम लोखंडे जी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, और तो ओनली सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर रिलेटेड एक्ट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेट ऑन कोड ऑन वेजेस। देखो 2019 में ये लॉ लाया जाता है, तो इसमें जितने भी वेजेस से रिलेटेड अलग अलग लॉज बनाए गए थे उन सबको इन्होंने क्या किया, मर्ज कर दिया। उनको मर्ज करने के बाद एक पूरा एक कोड बनाया जिसका नाम था कोड ऑन वेजेस 2019। अब इसमें कौन से जो एक्ट है वो मर्ज किए गए वही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मिनिमम वेज एक्ट करेक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट करेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। यहाँ वेज की बात नहीं हो रही ना, यहाँ पे लेबर की बात हो रही है, तो ये नहीं होगा। इक्वल रेम्यूनरेशन, यस, वेजेस की बात हो रही है, तो थर्ड ऑप्शन को हटा दो आप। ये गया, सी आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे इनके ईयर्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको इनके ईयर्स मैचिंग में पूछे जाते हैं कि जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 आप इनके ईयर्स भी याद रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 और इक्वल रेम्यूनरेशन 1974
और एक किसका है, ये 1965 है और ये वाला जो है 76 है ये, ठीक है, 1976। तो इस तरीके से आप इनके ईयर्स भी याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि शायद आपको इन पे नेक्स्ट टाइम मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाए कि कौन सा ईयर किससे मैच होता है। आगे चलते हैं। With reference to casual workers employed in India, consider the following statement. All casual workers are entitled to employees provident fund coverage. हाँ, तो इसमें क्या गलत है? सब कोई एम्प्लॉय प्रोविडेंट ईपीएफ कटता है सबका, कोई भले चाहे किसी भी सेक्टर में काम कर रहा हो, बट रिमेंबर द वर्ड कैजुअल वर्कर्स, ठीक है, तो सबका ईपीएफ कटता है। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड टू रेगुलर वर्किंग आवर्स, फिक्स है, 8 घंटे का काम फिक्स है। इसके अलावा ओवर टाइम करते हैं तो उनका पेमेंट दिया जाना चाहिए, ये भी करेक्ट है। द गवर्नमेंट कैन पे ध्यान देना, वाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री मस्ट पे वेजेस ओनली थ्रू बैंक अकाउंट्स, ओनली थ्रू बैंक अकाउंट्स। हाँ, कैन कह रहा है ना, यस, नोटिफाई कर सकती है कि आप क्या करो, सिर्फ बैंक अकाउंट के थ्रू ही जो है उनको पैसे प्रोवाइड कराओ या वेजेस उनको दो, तो ऐसा वो कर सकती है। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा, ऐसा कर सकती है। इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन IIP। यहाँ पे एक मेरा सजेशन रहेगा आपको कि IIP हो गया, 8 कोर इंडस्ट्रीज हो गया जब आप हमारा यूट्यूब चैनल जाके देखेंगे तो वहाँ पे ना कुछ करंट के टॉपिक्स आपको मिलेंगे, जो करंट के वीडियोस हैं, शॉर्ट वीडियोस होती हैं। तो शॉर्ट वीडियोस इन द सेंस कि 10 से 12 मिनट के कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे, तो उसमें ना 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में दिया हुआ है। ये टॉपिक अभी रिसेंटली चर्चा में बहुत था, न्यूज़ में था, क्योंकि 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हमारे पहले से थे उसमें हमने एक आयरन को भी जोड़ा है, तो उस वजह से आयरन इंडस्ट्री की वजह से अब जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वो अब 9 कोर इंडस्ट्रीज हो गई हैं। पहली बात तो ये चेंज हुआ है, अब इनमें चेंज हुआ है, तो ये आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा और क्या हुआ है, इसके अलावा जो ये जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है IIP, इन्होंने अपना जो बेस ईयर है वो चेंज किया है। अब बेस ईयर क्या था पहले, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, 2011-12 जो था बेस ईयर था, बट अभी बेस ईयर क्या है, 2022-23, 22-23 करेक्ट। अब 2022-23 हमारा बेस ईयर हो गया है। अब धीरे धीरे सबने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, सबने इसको यूटिलाइज कर लिया है। IIP ने भी कर रखा है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। IIP के बारे में बात करूं तो ये मेन 3 सेक्टर्स पे काम करता है और ये वाइडर रेंज पे काम करता है। मैंने जो वीडियो मैं आपको बता रही हूँ 8 कोर इंडस्ट्रीज का, उसमें मैंने 8 कोर इंडस्ट्रीज वर्सेस IIP को भी डिफ्रेंशिएट किया है। तो IIP पहले ही 2022-23 अपना बेस ईयर जो है कवर कर चुका है। इसका बेस ईयर क्या है, 2022-23। अब इसमें क्या है ना, मेन 3 चीजें हैं, मैं आपको बता दूं। ये मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर्स को कवर करता है, माइनिंग्स को कवर करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कवर करता है, बट एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजों पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाला काम माइनिंग में ही सबमर्ज है। इज इट क्लियर? यानी कंस्ट्रक्शन वाला काम माइनिंग में ही इंडल्ज है, उसी के अंदर आता है, तो अलग से ये इसके बारे में काम नहीं करता। मेन 3 सेक्टर इसके मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट का टॉपिक है, इसीलिए प्लीज इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट इंक्लूडेड इन इंडियाज 8 कोर सेक्टर, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। देखो केमिकल्स ना फर्टिलाइजर्स के अंदर ही आ जाते हैं, तो केमिकल्स के लिए अलग से कोई हमने इंडस्ट्री सेटअप नहीं है, हम 8 कोर इंडस्ट्रीज में इसको फर्टिलाइजर के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGTMSE? CGTMSE सीधे सीधे याद कर लो, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए आता है। माइक्रो है, रिमेंबर द वर्ड माइक्रो, नॉट मैक्रो। फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री शुड बी इनकरेज प्राइमरली, बिकॉज क्यों करना चाहिए, छोटे छोटे जो हमारे यहाँ उद्योग हैं उनको क्यों सरकार मुद्रा योजना और इस तरीके से योजनाओं पर ध्यान दे रही है, क्यों? क्योंकि इनका जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बात करूं हैंडलूम सेक्टर के बारे में, तो अकेला हैंडलूम सेक्टर अप्रॉक्स 35 लाख
जॉब्स जो है जनरेट करता है। तो सोचो कि ये सेक्टर हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ रोजगार के अवसर ज़्यादा हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी है? हैंडलूम। जैसे मैंने बताया, हैंडलूम इतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब जनरेशन है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये आपको पता ही होगा, इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं हम इसको, और यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं जो सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आबिद हुसैन कमेटी। आबिद हुसैन कमेटी, देखो, आबिद हुसैन कमेटी जो लाई गई थी वो भी इसीलिए लाई गई थी कि हम किस तरीके से जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट कैसे करें, उनको और कैसे प्रमोट करें। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए लाई गई थी। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए नहीं है ये, इसके लिए एग्जिम है। और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारी कमेटीज़ बनी हुई हैं। और इसके अलावा लास्ट एनर्जी सेक्टर, बिल्कुल भी नहीं। इन तीनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है, बस एक हमारा स्मॉल एंड मीडियम है। इंडिया का ओल्डेस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री कौन सा है? इसका आंसर वैसे बताने की जरूरत नहीं, कॉटन टेक्सटाइल है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल सेटअप किया गया, इंडस्ट्री सेटअप किया गया, वो था कॉटन का, ठीक है। और इसके अलावा पहली जो कॉटन मिल सेटअप की गई थी ना, हालांकि फेल हो गई थी ये, पहली कॉटन मिल सेटअप की गई थी 1818 में, 1818 में, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में की गई थी। हालांकि ये फेल हो गई, बट सबसे पहला जो ओल्डेस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री है दैट इज कॉटन टेक्सटाइल। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पाइपलाइन फॉर पीरियड ऑफ 2030. The objective is to provide equitable access to infrastructure for all. देखो, इसका रीजन तो सही है। ये जो NNIP है, जब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसका जो टारगेट ईयर है ना वो 2019 से लेके 2025 था। 2019 से लेके 2025 इसका टारगेट ईयर है, ना कि 2020 से लेके 2030। वो नहीं है, ये इसका टारगेट ईयर है NNIP का। तो इस हिसाब से अगर आप जाओगे तो A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। क्लियर है? तो इसका जो मेन मोटिव था वो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सबको प्रोवाइड कर पाना। ये PM मोदी जी के थ्रू अनाउंस की गई स्कीम थी। और इसमें ना बेसिकली इनका जो मेन मोटिव यही था कि जैसे हमारे हाईवेज हो गए, हमारे जो रोड्स बनते हैं, उसके फॉर्मेशन में हम और क्या बेटर कर सकते हैं, किस तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज अगर आ रहे हैं तो उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड ये स्कीम थी। तो ये था हमारे पार्ट 1 इंडस्ट्रीज़ का। कल हम इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। और ये जिस तरीके से हम चल रहे हैं तो हम बिफोर प्रीलिम्स इसको पूरा घटना चक्रों को कवर करा देंगे। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप डेली इसको पढ़ पाएंगे, क्योंकि खुद से अगर आप करने बैठेंगे तो 2 दिन बाद आप छोड़ देते हैं। जब आप कोई सेशन ज्वाइन कर रखे होते हैं तो आपको लगता है कि चलो ठीक है, आप 2x पे भी देख सकते हैं, आपको समझ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। जैसे मैंने आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया है कि ये अभी न्यूज़ में है। अगर आप जाके देखेंगे हमारे करंट सेशन को, जो करंट की हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा अबाउट 8 कोर इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है। अभी अगर PCS के लिए मुझे तैयारी करनी है तो वो टॉपिक वहाँ से बहुत रेलेवेंट हो जाएगा आपके लिए। तो इकोनॉमी में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको इसी तरीके से कवर करने चाहिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, लाइक शेयर एंड कमेंट, और बाकी कुछ आपको सेशन कैसा लग रहा है वो भी बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।